कहानी की शुरुआत में एक जूही नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपने कमरे में होती है और उस कमरे का नंबर होता है 604 जो कि छठे माले पर पड़ता है और वो कैमरे की मदद से कुछ रिकॉर्डिंग कर रही होती है। असल में उसे लगता है कि इस घर के अंदर कुछ अजीब है जिसके चलते वो प्रूफ के तौर में रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी अचानक हमें उस कैमरे के जरिए एक वीडियो फुटेज दिखाया जाता है जहाँ पर एक खिड़की के पास एक परछाई होता है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह जहाँ पर उसकी बड़ी बहन जो योंग को दिखाया जाता है। जो योंग असल में बहरी होती है और वो सुनने के लिए कुछ डिवाइस का इस्तेमाल करती है। तभी उसे एक मैसेज आता है और उस मैसेज में एक पुलिस वाला होता है जो कि उसकी छोटी बहन जूही के बारे में पूछ रहा होता है। तभी जू योंग कहती है मैं घर पर जाकर उसके बारे में इन्फॉर्म करूंगी, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है। जू योंग और उसकी छोटी बहन जूही दोनों एक अपार्टमेंट में रहा करते हैं और जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है उस कमरे के अंदर सारे कपड़े इधर उधर फेंके हुए होते हैं। तभी वो अपने बहन को कॉल करती है और उसका फोन स्विच ऑफ आता है, जिसके बाद वो एक कंपनी में जाती है जहाँ पर जूही काम किया करती थी। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि जूही का बॉयफ्रेंड होता है किहून। यहाँ पर वो भी कहता है हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, जिसके बाद जू योंग वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही जू योंग अपने कमरे में जाती है उस कमरे के फ्लोर पर काफी सारा अजीब चीज बिखरा होता है जो कि देखने में काफी अजीब होता है। तभी अचानक उसके दरवाजे पर कोई आदमी आता है जहाँ पर वो देखने के लिए जाती है और वो आदमी नीचे वाले फ्लोर कमरा नंबर 504 से आया होता है। तभी वो आदमी कहता है ऊपर वाले कमरे यानी कि तुम्हारे कमरे से काफी सारा आवाज आ रहा है जिसके चलते मुझे काफी डिस्टर्ब हो रहा है। वो आदमी नॉइज के चलते इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है वो इसे मारने के लिए धमकी भी देता है। वो आदमी जैसे ही जाता है तभी हमें एक परछाई फिर से दिखाई पड़ता है। अगले ही सीन में जू योंग बेसमेंट के पास एक वॉचमैन से मिलने के लिए जाती है पर जैसे ही वॉचमैन उसे कुछ बताने वाला होता है तभी अचानक एक औरत आती है और वो अपने काम में उसे उलझा देती है। उस बेसमेंट के अंदर से काफी सारा गंदा स्मेल आ रहा होता है। तभी एक औरत जो कि उस जगह का चेयरमैन होती है उस दरवाजे को बंद करने के लिए कहती है। अब सीन शिफ्ट होता है शाम के वक्त जहाँ पर जू योंग अपने कमरे के पास जाती है पर उसके दरवाजे पर एक नोटिस टंगा हुआ होता है जहाँ पर उसे कुछ वार्निंग मिला होता है। तभी वो उस नोटिस को इग्नोर करके कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद वो अपने बीते हुए पलों को याद करती है जहाँ पर वो अपने छोटी बहन के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही होती है। तभी उस जगह पर 1010 लिखा होता है। फिर जू योंग उस नंबर को जूही के फोन पर पासवर्ड के रूप में चेक करती है। तभी वो फोन अनलॉक हो जाता है जिसमें काफी सारा रिकॉर्डिंग रखा गया होता है। पर जैसे ही वो उस रिकॉर्डिंग को सुनती है उस रिकॉर्डिंग के अंदर उसकी बहन जूही का भी आवाज होता है और उसके साथ कुछ अलग सा नॉइज भी होता है जो कि काफी डरावना होता है। इस वक्त कमरे के अंदर वो अपने कानों में कुछ डिवाइस इस्तेमाल कर रही होती है जिसके चलते वो साउंड को सुन पा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर उसकी छोटी बहन जूही का आवाज सुने देता है जहाँ पर वो देखने के लिए जाती है। पर तभी वो अपनी छोटी बहन से कहती है तुम पासवर्ड डालकर अंदर आ सकते हो, पर पासवर्ड कोई डालता ही नहीं। तभी वो समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। पर जैसे ही वो दरवाजे के बीचों बीच एक छोटी से होल की मदद से बाहर की तरफ देखती है तभी वो काफी डर जाती है जैसे कुछ अजीब चीज देख लिया हो। तभी उस घर के अंदर काफी सारा नॉइज आने लगता है जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह जहाँ पर जूही का बॉयफ्रेंड किहून यू जोंग से मिलने के लिए आया होता है। तभी ये दोनों एक औरत से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो औरत कहती है उस घर में मैं कुछ समय के लिए गया था पर उस घर के अंदर काफी सारा नॉइज आ रहा था और मुझे ये भी लगता है उस घर के अंदर भूत है जिसके चलते मैंने वहाँ से शिफ्ट कर लिया। फिर ये सब होने के बाद जैसे ही ये दोनों अपने अपार्टमेंट में आते हैं तभी दरवाजे पर एक गुस्सा भरा नोटिस होता है। तभी ये दोनों उस कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पर ये दोनों मिलकर कुछ पर्चियां तैयार करते हैं जिसके थ्रू वो अपनी छोटी बहन जूही को ढूंढ सके। पर जैसे ही शाम होता है जहाँ पर वही 504 कमरे वाला आदमी उसके दरवाजे पर आया होता है और किहून जाकर कहता है मैं यहाँ पर अकेला हूँ। तभी वो आदमी उसे वार्निंग देखकर और साइलेंट रहने के लिए कहकर चला जाता है। कुछ समय के बाद जू योंग उस पर्ची को लेकर रास्ते में टहल रही होती है। तभी वो एक औरत से मिलती है जो कि ऊपर वाले फ्लैट 804 कमरे में रहती है। कुछ समय के बाद जू योंग अपने कमरे में होती है। तभी दरवाजे खोलकर उसकी छोटी बहन कमरे के अंदर आती है और इस सीन को देखकर वो काफी खुश हो जाती है। फिर उसकी बहन एक कमरे के अंदर जाती है पर जैसे ही जू योंग जाकर उस कमरे को खोलती है उसकी बहन उस जगह पर नहीं होती। तभी वो नींद से जाग जाती है और उसे रियलाइज होता है
वो बस एक सपना था। तभी वो किचन में जाती है, पर जैसे ही वो अपने फोन को देखती है, उस फोन के अंदर किसी का ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा होता है। तभी उसे लगता है इस घर में कुछ अजीब हो रहा है, पर जैसे ही वो पर्दे की तरफ देखती है, उस पर्दे के पीछे से उसे कुछ परछाई दिखाई पड़ता है, जैसे कोई भूत हो जिसके बड़े बड़े पंजे हैं। तभी वो दरवाजे के पास जाती है। तभी 504 कमरे नंबर का आदमी आकर उस दरवाजे पर हमला करने लगता है। तभी कुछ समय के बाद वो परछाई भी वहाँ से गायब हो जाती है और वो 5वें फ्लोर का आदमी उस जगह से हटकर दूसरे जगह पर चला जाता है। वो आदमी आगे बढ़ते हुए 7वें फ्लोर पर जाता है, जहाँ पर एक तरफ उसे कुछ अजीब परछाई दिखाई पड़ता है। तभी वो काफी डर जाता है और भागते हुए दूसरे साइड में जाता है। तभी उस जगह पर एक उसे घोष दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वो पूरी तरह डर चुका होता है और भागते हुए वो 7वें फ्लोर से नीचे गिर जाता है, जिसके चलते वो मारा जाता है। अगली सुबह ये सीन को देखकर सारे लोग घबरा चुके होते हैं। तभी जुयोंग कहती है ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ है। जहाँ पर जुयोंग कहती है 5वें फ्लोर पर रहने वाले आदमी 7वें फ्लोर पर क्या करना गया था। तभी उस सोसाइटी का चेयरमैन उसके साथ अनाप शनाप बातें करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह, जहाँ पर जुयोंग 8वें फ्लोर कमरा नंबर 804 की औरत से मिलने के लिए जाती है। तभी वो औरत बताती है आज से 1 साल पहले कमरे नंबर 704 के अंदर एक औरत रहा करती थी, जो कि उसे काफी सारा आवाज सुनाई देता था और वो काफी गुस्से में रहा करती थी। तभी उसके घर पर कमरे नंबर 604 का एक आदमी आकर उसे मार देता है। फिर वो आदमी भी उस जगह से गायब हो जाता है, जिसके बाद तुम सब उस कमरे में रह रहे हो। जहाँ पर वो औरत ये भी बताती है इस वक्त 704 कमरा नंबर खाली है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। फिर यह सब होने के बाद जुयोंग अपने कमरे के पास जाती है। तभी उसके दरवाजे पर एक नोटिस किसी ने चिपकाया होता है, पर उस नोटिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया होता। जहाँ पर वो उस नोटिस को हटाती है, तभी उस जगह पर किसी ने चाकू चलाकर कुछ लिखा होता है। अगली सुबह जुयोंग और कीहून बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी कीहून कहता है वो आदमी जो 604 कमरा में रहा करता था, अभी तक उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ा है और उन्हें लगता है कि अभी भी वो किलर इसी जगह पर रह रहा है। तभी कीहून उस आदमी का तस्वीर दिखाता है, जो कि एक सीसीटीवी के फुटेज से लिया गया होता है। तभी इन दोनों को नीचे वाले बेसमेंट में थोड़ा बहुत डाउट लगता है, जहाँ पर ये दोनों बिना किसी के परमिशन से बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर देखने के लिए चले जाते हैं। उस बेसमेंट के अंदर काफी सारा कचरा रखा गया होता है और उस जगह पर काफी बैड स्मेल भी आ रहा होता है। फिर ये दोनों आगे बढ़ते हुए दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं, जहाँ पर जुयोंग को एक तस्वीर मिलता है, जहाँ पर जुयोंग को एक स्केच बुक मिलता है और उसके अंदर उसे काफी सारा तस्वीर दिखाई पड़ता है, जो कि उसकी छोटी बहन जूही ने बनाई होती है। और दूसरी तरफ कीहोन आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ते हुए उसे एक डेड बॉडी दिखाई पड़ता है और वो डेड बॉडी किसी और का नहीं, पिछले साल जो कमरा नंबर 604 में रहा करता था और जो आदमी गायब हुआ था, उसी का डेड बॉडी होता है। तभी कीहोन को कोई सम्मोहित कर लेता है और वो उसी के इशारों में चलता है, जिसके बाद वो जुयोंग को मारने के लिए चला जाता है। और जुयोंग जैसे तैसे करके वहाँ से बचते हुए बाहर निकल रही होती है। तभी उस जगह का चेयरमैन जुयोंग को बचा लेती है, पर जैसे ही कुछ समय के बाद जुयोंग होश में आती है, तभी उसे मालूम पड़ता है जो औरत कमरा नंबर 804 के अंदर रहा करती है, उसकी बेटी आज से 1 साल पहले ही एक एक्सीडेंट के दौरान मारी गई थी और उसी कमरे में बस वो अकेली रहा करती है। तभी वो वहाँ से निकलकर अपार्टमेंट के पास जाती है। तभी उसे मालूम पड़ता है उसके साथ जो आदमी था कीहून, वो मारा गया है। फिर ये सब होने के बाद वो एक पुलिस वाले से बातें करती है, जहाँ पर वो कहती है मैं उस बेसमेंट के अंदर जाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उस जगह पर कुछ देखा था। जहाँ पर पुलिस वाला कहता है तुम अभी मत जाओ, तुम अकेली हो। जहाँ पर पुलिस वाला उसे समझाकर वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ समय के बाद जुयोंग उस बेसमेंट के अंदर जाती है। जुयोंग जैसे ही बेसमेंट के अंदर जाती है, उसे उस जगह पर एक वीडियो कैमरा मिलता है और वो वीडियो कैमरा जूही का होता है। तभी वो उस वीडियो कैमरा को ऑन कर वीडियो फुटेज देखती है। तभी उसे मालूम पड़ता है जूही इस कैमरे को लेकर 8वीं फ्लोर कमरा नंबर 804 के अंदर गई होती है और उस कमरे के अंदर एक औरत होती है और वही औरत ने जूही को मारी होती है। तभी आगे बढ़ते हुए योजोंग को वहाँ पर उसकी छोटी बहन जूही दिखाई पड़ती है। फिर उसे बातें करते हुए वो 8वीं फ्लोर की औरत वहाँ पर हाजिर हो जाती है। तभी वो कहती है मेरी छोटी बच्ची नॉइज के चलते इस जगह को छोड़कर बाहर खेलने के लिए गई थी, जिसके बाद बाहर उसका एक्सीडेंट हो गया।
तभी वो औरत फिर से कहती है वो 7वें मंजिल में औरत रहा करती थी, वो मरी नहीं थी और मैंने जाकर उसको खत्म किया। फिर ये सब कहानी बताने के बाद वो औरत इन दोनों पर हमला करने जाती है। तभी हमें उनके पीछे एक परछाई दिखाई पड़ता है और वो परछाई कोई और का नहीं, वही 7वें मंजिल औरत की होती है। जिसके बाद वो 8वें मंजिल की औरत को मार देती है और जुयोंग वहाँ से बचकर चली जाती है। फिर इस जगह को सील कर दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह, जहाँ पर एक लड़की जुयोंग से मिलने के लिए जाती है। तभी वो लड़की पूछती है यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, जहाँ पर जुयोंग कहती है मैं और मेरी छोटी बहन यहाँ पर रहते हैं। पर जैसे ही जुयोंग अपनी छोटी बहन को देखती है, उस वक्त वो लड़की उसकी छोटी बहन को नहीं देख पाती, यानी कि जूही मर चुकी है और वो बस इस वक्त जुयोंग को दिखाई पड़ता है। फिर ये कहानी यहीं पर खत्म होता है और इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।